गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स। और 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स को हम ये मान सकते हैं कि ये 135 साइक्लोहेप्टाट्राइन का हेट्रोसाइक्लिक एनालॉग है। यानी 135 साइक्लोहेप्टाट्राइन में किसी एक कार्बन को अगर हम हेट्रो एटम से रिप्लेस कर दें तो हमें 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलेंगे। हेट्रो एटम अगर नाइट्रोजन है तो एजिपीन्स बनते हैं, और अगर ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीपिन्स मिलते हैं, और अगर सल्फ़र है तो थाइपीन। तो इन कंपाउंड्स की एक ख़ास बात ये कि ये प्लेनर नहीं है। ये सभी के सभी जो 7 मेंबर्ड कंपाउंड हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दे आर नॉट प्लेनर। और साथ ही साथ ये इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हकल रूल को 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लाई नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, दे आर नॉन एरोमेटिक। और पोलीइन की तरह ये बिहेव करते हैं क्योंकि एरोमेटिसिटी इनमें नहीं है। और क्योंकि एरोमेटिसिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी आती है तो ये उतने स्टेबल नहीं हैं, इसलिए दे आर हाईली रिएक्टिव। इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि स्टेबल नहीं है ये। तो देखते हैं बारी बारी से हम पहले लेते हैं एजिपीन्स, यानी 7 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक नाइट्रोजन है। तो एजिपीन्स जो हैं वो 4 टोटोमेरिक फॉर्म्स में मिलते हैं, 1H, 2H, 3H और 4H। यानी पोजीशन 1 पर एक एडिशनल हाइड्रोजन हो सकती है, 2 पर हो सकती है, 3 पर हो सकती है या 4 पर हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग हम इनको नाम देते हैं 1H एजिपीन, 2H एजिपीन, 3H एजिपीन एंड सो। ये जो 4 फॉर्म्स हैं इनमें केवल 3H को छोड़कर जो है वो बाकी कंपाउंड्स, बाकी ये जो एजिपीन्स हैं इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि 1H है, 2H है, 4H है, ये आइसोलेट ही नहीं किए जा सकते। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3H की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर 4H और फिर 1H। 4H जो है वो अनस्टेबल होता है और जैसे ही इसको बेसिक मीडियम मिलता है ये 3H में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से 1H जो है ये भी अनस्टेबल होता है और ये रीअरेंज हो जाता है 3H में। हालांकि अगर साथ में एक बेंजीन जोड़ दिया जाए, यानी जो बेंजो कंपाउंड है, तो बेंजोएजिपीन्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो एजिपीन्स के बेंजो डेरिवेटिव्स आइसोलेट किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है जहाँ पर जो एजिपिन है वो तो 1H है, लेकिन क्योंकि इसमें साथ में बेंजीन जुड़ी हुई है ये कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाता है और हम इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो बेंजीन साथ में जुड़ी है उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एजिपिन के साथ जुड़कर कुछ डीलोकलाइजेशन से बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाए, तब वो स्टेबल नहीं होगा। बेंजोडेरिवेटिव्स स्टेबल तब होते हैं जब बेंजीन की एरोमेटिसिटी इंटेक्ट रहती है। तो ये था इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। देखते हैं इसकी सिंथेसिस। कई सारे मेथड्स हैं इनको सिंथेसाइज करने के लिए। पहले लेते हैं वैलेंस बॉन्ड आइसोमराइजेशन। क्या होता है ये मेथड? नाम से भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जा रहा है। वैलेंस बॉन्ड आइसोमराइजेशन यानी ये ऐसा मेथड है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो या पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का रीऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होता है इस मेथड में। कोई भी एटम, कोई भी ग्रुप माइग्रेट नहीं करता है, कोई भी कुछ भी उसमें जुड़ नहीं रहा है। कोई ग्रुप या एटम कोई एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहा है, कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा है एटम्स का। और केवल
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर रीऑर्गेनाइज्ड, चाहे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो या पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये मेथड कहलाता है वैलेंस बॉन्ड आइसोमराइजेशन। इसमें इसके लिए ज़रूरी कंडीशन ये है कि जो बॉन्ड रीऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वॉल्व एटम्स हैं दे मस्ट बी इन पैरेलल प्लेन। ये ज़रूरी है कि जिन एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो एटम्स पैरेलल प्लेन में होने चाहिए, ताकि इस मेथड में जो बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड एंगल में जो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है रीऑर्गेनाइजेशन, वो हो सके। तो पैरेलल प्लेन में होना इनके लिए ज़रूरी है। और जो बेसिकली जो इसमें चेंज होता है वो यही है कि एटॉमिक डिस्टेंसेस और बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो उनमें चेंज से ये सारा रिएक्शन हो जाता है। यहाँ हम एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे हमने लिया है बेंजीन, और बेंजीन का जो 6 मेंबर्ड है, हमको 7 मेंबर चाहिए, यानी एक नाइट्रोजन हमको इसमें जोड़ना है। तो बेंजीन का जो रिएक्शन है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एन इथॉक्सी कार्बोनिल 1H एजीपीन जो बन रहा है उसमें हमने बेंजीन और इथॉक्सी कार्बोनिल नाइट्रीन के साथ रिएक्शन करवाया है। जो हमने ट्राईएजो कंपाउंड लिया है इसमें से नाइट्रोजन निकल जाती है और ये इथॉक्सी कार्बोनिल नाइट्रीन बनता है, नाइट्रोजन विद अ लोन पेयर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जुड़ गया है इथॉक्सी कार्बोनिल नाइट्रीन बेंजीन में, और ये क्योंकि अनस्टेबल है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, और ये नाइट्रोजन इस बेंजीन रिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही है 7 मेंबर्ड रिंग बनाने के लिए। और उसके बाद ये बन रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 1H एजीपीन बन रहा है। 1H एजीपीन क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं कि एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए वो रिंग को स्टेबलाइज करता है। लेकिन जैसे ही इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी एस्टर ग्रुप हटता है, तो क्योंकि 1H स्टेबल नहीं है ये तुरंत आइसोमराइज हो जाता है 3H एजीपीन में। तो ये वैलेंस बॉन्ड आइसोमराइजेशन का मेथड। दूसरा मेथड जो है जिससे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं वो है एजिरीन से। एजिरीन क्या है? 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होता है। तो 3 एटम्स तो इसमें हो गए, इसमें हमको 4 एटम्स और चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ सेकंड मेथड देखिए आप। तो इसमें हम एक साइक्लोपेंटाडाइनोन जो है उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। इन दोनों को, ये एक्चुअली साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, 4+2। फर्स्ट रिएजेंट में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और एजिरीन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है। ये बेंजीन के साथ इसको रिफ्लेक्स किया और एक इंटरमीडिएट बना है, और इंटरमीडिएट जो है वो एक कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल लूज़ करके, और जो फिर उसके बाद आइसोमराइजेशन होकर 3H जो स्टेबल 3H एजीपीन है वो बन रहा है। तो ये एजिरीन से स्टार्ट होकर हम 4, शुरू में हमने 5 एटम वाला एक और रिएजेंट लिया है और एक कार्बन उसमें से निकल जाता है एज कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 3+4 7 मेंबर रिंग हमको मिलती है। नेक्स्ट मेथड है फिनाइल एजाइड से। यहाँ आप देख रहे हैं कि फिनाइल एजाइड जो है ये यहाँ पर एक और बॉन्ड बन रहा है और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं एक एमीन से। प्राइमरी एमीन भी हो सकता है, सेकेंडरी एमीन भी हो सकता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 6 मेंबर रिंग है और ऊपर नाइट्रोजन है, तो यहाँ रिंग एक्सपेंशन हो रही है, यानी नाइट्रोजन जो है वो रिंग के अंदर आ रहा है, 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो रही है। तो पहले एक इंटरमीडिएट बनता है और फिर उसके बाद हमें 3H एजीपीन मिल रहा है। पहले आप देख रहे हैं कि आइसोमराइजेशन से पहले जो है वो 1H एजीपीन है जो कि स्टेबल नहीं है, इसलिए वो आइसोमराइज हो जाता है 3H एजीपीन।
चौथा मेथड है नाइट्रोबेंजीन से भी हम इसको बना सकते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन भी पहले जो है वो नाइट्रीन बना रही है, पहले एराइल नाइट्रीन बनता है और फिर वो अल्कोहल की प्रेजेंस में एजिपिन में कन्वर्ट हो जाता है। डीऑक्सीजनेशन हो रहा है पहले ट्राईब्यूटाइल फॉस्फीन की प्रेजेंस में, तो नाइट्रोबेंजीन जो है वो कन्वर्ट हो रही है नाइट्रीन में और फिर अल्कोहल प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, फिनोल नहीं होना चाहिए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन जो है वो रिंग के अंदर आ गया है और ये एजिपिन में कन्वर्ट हो गया। एक और बहुत कॉमन मेथड जो है 7 मेंबर्ड रिंग्स के लिए वो है क्वाड्रीसाइक्लिन के थर्मल रीअरेंजमेंट से हम इनको बना सकते हैं। क्वाड्रीसाइक्लिन क्या होता है, हमने पहले इसको बनाया। अब देखिए जो फर्स्ट रिएजेंट है वो है 5 मेंबर्ड और इसका हमने साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, एक एल्काइन के साथ हमने इसका ट्रीटमेंट किया। एल्काइन जो है यहाँ बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं इसको सिंथेसिस में, डाईमिथाइल एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलेट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं DMAD। बहुत वर्सेटाइल रिएजेंट है और बहुत सारी सिंथेसिस में आपने मीज़ो आयनिक हेट्रोसाइकल्स में भी देखा होगा। ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है रिएक्शंस के लिए भी और सिंथेसिस के लिए भी। तो एक 5 मेंबर्ड और इधर हमने ये 4 मेंबर्ड लिया है, क्योंकि इसमें से 2 जो है एस्टर वो तो निकल जाएंगे, तो टोटल 7 मेंबर्ड बन जाएगा इन दोनों का रिएक्शन, और ये बनता है कंडेंसेशन से क्वाड्रीसाइक्लिन। तो क्वाड्रीसाइक्लिन जो है उसके बाद इसकी फोटोलिसिस होगी। जो क्वाड्रीसाइक्लिन बना है ये तो बना है अपना डील-ज़ेल्डर रिएक्शन से, है ना। तो डील-ज़ेल्डर रिएक्शन में 4 और यहाँ पर +2, 4+2 वाला डील-ज़ेल्डर रिएक्शन है। इसके बाद क्वाड्रीसाइक्लिन का जो है वो डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन्स, और उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि साइक्लाइजेशन होने के बाद फिर नाइट्रोजन जो है फिर से डिकम्पोजिशन होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी लगभग रूम टेम्परेचर पर ये कन्वर्ट हो जाता है 3H एजिपिन में। नेक्स्ट मेथड लेते हैं जहाँ पर हम ये 6th मेथड जो है ये हम ले रहे हैं। हमने जो डायोन लिया है एक बेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन, और उसका डेरिवेटिव लिया है हमने। इसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड से और साथ में होता है सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ शायद ये गलती से लिखा है N3H होना चाहिए। हाइड्रोजोइक एसिड, 3 नाइट्रोजन हैं और ये जुड़ गए हैं एक कार्बोनिल पर। एसिड की प्रेजेंस में हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, रिएक्शन हो रहा है और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकल रहा है और फाइनली हमको एजिपिन डाइओन मिल रहा है, क्योंकि हमने शुरू में डाइओन ही लिया है, पैराबेंजोक्विनोन लिया है। तो ये एजिपिन डाइओन की सिंथेसिस। अभी तक जो भी हमने सिंथेसिस देखी हैं वो 3H एजिपिन की देखी है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा स्टेबल है। 4H एजिपिन हम कैसे बना सकते हैं वो उसके लिए जो लास्ट सिंथेसिस है वो उसके लिए है। यहाँ पर हमने यूज़ किया है 6+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रिएजेंट है उसमें वो ट्राइजीन है और उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दूसरा जो है हमने साइक्लोप्रोपीन लिया है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो 6+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, साइक्लोप्रोपीन विद ट्राइजीन। और ये आप सीक्वेंस देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जो ये जो नाइट्रोजन के निकलने के बाद हमने ये बना है एजिपिन, और ये एजिपिन जो है ये 4H एजिपिन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट के कारण ये स्टेबल हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इस एस्टर ग्रुप को जो कि CH4 पर है, जैसे ही हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं ये कंपाउंड 3H एजिपिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो थी एजिपिन की सिंथेसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके रिएक्शंस।